नमस्कार दोस्तों। 3 कंट्रीज़ तीनों खलीफा बनने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों के। तीनों की जिसको बोलते हैं कि पैंटों में आग लग चुकी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की। तीनों की हालत ऐसी है, भीख माँगने की नौबत आ गई है। पैसे मिल नहीं रहे, ऊपर से अपने ही कंट्री में, अपने ही इनके लोग इनको ठोकते जा रहे हैं। ठोकना वर्ड ही राइट है इनके लिए क्योंकि अब तो इनकी दुनिया में भी ठुकाई हो रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब जगह पर। भारत में भी डंडे अच्छी तरह से पड़ रहे हैं इन जिहादियों को। अब आगे जाकर ये जो सो कॉल्ड खलीफा बनने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों की, इनका होगा क्या और हो क्या रहा है? और क्या ये भी एक डीप स्टेट की जैसे बोलते हैं कि जी हम क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं इसलिए हमारे ऊपर ये एट्रोसिटीज की जा रही हैं डीप स्टेट की तरफ से, या ये इनकी अपनी जिसको बोलते हैं कि कर्मा है जो दूसरों के साथ करते थे, आज इनके साथ हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इनकी बजाने में जो मजा आता है वो कोई और वीडियो में मजा नहीं आता जब बात हो खलीफों की। उमेश जी जय सिया राम। सुमित जी जय सिया राम। सर आपकी जय सिया राम इतनी ज्यादा ऊंची है कि इनकी जो 5 बार ये भोंगते हैं वो भी कम हो गई है। और ये खलीफा बनने की कोशिश कर रहे थे, आज लगता है कि ये मियाँ खलीफा हो गए हैं। देखिए सबसे पहले आपने जिस कंट्रीज का नाम लिया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इनका नाजायज बाप टर्की, ठीक है? और तीनों ही कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए पहले बात करते हैं मोहम्मद यूनुस का और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का। अगस्त 5 को एक रेजिम चेंज हुई थी, शेख हसीना को भागना पड़ा। अगस्त 23 को इनको चीफ एडवाइजर बनाया गया सीआईए की तरफ से, और वहाँ पे जो स्टूडेंट लीडर्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट एक करके वहाँ पे जो उनके आर्मी चीफ है, वक़ार-उज़-ज़मान, उन्होंने इनको बना दिया। और उसके बाद इंडिया के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, चिकन नेक को अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए हमको, हमको पाकिस्तान हमें फाइटर जेट्स दे, ये सब बोला गया। और भारत को भी आश्वासन दिया गया। अगस्त 16 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात भी की थी इनसे, तो तब यूनुस ने बोला था कि कुछ होगा नहीं। फिर भी कुछ इनकी तरफ से आपने देखा है कि कंटिन्यूअसली ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। देखिए, पहले कोई भी अगर बांग्लादेश में अगर नया सरकार में कोई भी आता था, वो भारत का विज़िट ज़रूर करता था। ये आदमी 6 से 7 महीना हो गया आके, अभी तक इसने भारत से बातचीत करना चाहा ही नहीं। और जो आप अगर देखा जाए तो इसने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध ठीक कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट रिज़म्पशन ऑफ फ्लाइट ट्रैवल, उसके बाद वेपन सेल्स कराची से चिटागोंग पोर्ट से थ्रू आई रहे हैं। और आईएसआई चीफ रंगपुर बॉर्डर पे आ ही चुके हैं, आपने देखा है। और कहीं न कहीं बात चल रही है कि यहाँ पे एक भारत के चिकन नेक पे अटैक करने की साजिश भी रच चुके हैं। तो भारत को सब कुछ अवगत है, और इसके बीच में टर्की ने इनको इनके ड्रोन भी दिए थे, बख्तियार ड्रोन, जिसके थ्रू ये जो ड्रोन है, आसमान में दिनों-दिनों तक रह सकते हैं आपके ऊपर सर्विलेंस करने के लिए। तो ये वो ड्रोन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी लंबी तैयारी किया जा रही है कि ये भारत के ईस्टर्न सेक्टर पे हमला करें। और ये जो यूनिस है 26 तारीख को ये जा रहा है चाइना। और बिम्स्टेक की मीटिंग जो होने वाली है थाईलैंड में, अब तो अप्रैल 3 टू अप्रैल 5 के बीच में, अप्रैल 3 टू 5 के बीच में। उसमें इन्होंने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि एक बायलैटरल मीट हो जाए ऑफ द बुक्स यूनिस और मोदी जी के बीच में। मोदी जी ने बोल दिया कि वी ओनली डील विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बांग्लादेश। हम इंटरिम लोगों से बात ही नहीं करते। तो उन्होंने सीधा ही मना कर दिया। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ, 7-8 दिन पहले वक़ार-उज़-ज़मान को एक तरह से इन्होंने इनके प्लेन को ये चाहते थे कि ये ब वक़ार-उज़-ज़मान कहीं बाहर गए हुए थे फॉरेन कंट्री। जब वो बांग्लादेश लौट रहे थे, तो इन्होंने प्लान किया था इसके प्लेन को उतरने ही नहीं देंगे बांग्लादेश में, और इसको बाहर भेज देंगे, फोर्स एक्सटाइल कर देंगे। भारत ने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वक़ार-उज़-ज़मान को दे दी, और उन्होंने जो वहाँ पे पाकिस्तानी का जो सपोर्टेड जनरल है, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। अब क्या हुआ है, तो बांग्लादेश में कल बात हो रही थी कि फ्राइडे के बाद एक मॉस्क में, बांग्लादेश के एक मॉस्क में एक तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले थे, और वो चाहते थे कि जैसे शेख हसीना को भगाया है, वैसे ही वक़ार-उज़-ज़मान को भी भगाया जाए।
वक़ार-उज़्ज़मान को सब मालूम पड़ गया था। इससे पहले ही उन्होंने अपने आर्मी मैन को ऑलरेडी बोल दिया था कि आप मुस्तैद रहिए और उन्होंने ढाका को अ पूरी तरह से उन्होंने घेर के रखे हैं। और आप जैसे बता रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर प्रोक्योरमेंट व्हीकल्स जो कमांडोज़ है, वो लोग अभी ढाका की तरफ मूव करने को उनको बोल दिया। बांग्लादेश में शायद कुछ 45 रेजिमेंट्स है। सबसे 100-100 सोल्जर्स को बोल दिया आप इमीडिएटली आ जाओ और वहाँ पे उन्होंने टैंक्स-वैंक्स सब डाल दिए। तो मेरा ये मानना है कि और रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यूनेस चाइनीज़ ट्रिप कैंसल कर देंगे और एक तरह से बांग्लादेश में एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसमें एक तरह से शेख हसीना की वापसी भी हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, पर देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग टाइम है, कुछ बोल नहीं सकते अभी कैसे सिचुएशन डेवलप होगी। क्या ये वायलेंटलेस कूप होगा या इसके अंदर कुछ तरीके से रिवोल्ट होगा, कुछ रेवोल्यूशन होगा या कुछ देखने वाली बात है। ये अब बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप होती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कैसे डेवलप होते हैं, आईएसआई का नेटवर्क कितना फैल चुका है, वी हैव टू सी ऑल these थिंग्स। तो बांग्लादेश इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अनार्की, chaos एंड सिविल वॉर आज की डेट में। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। एक न्यूज़ आया पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में कि जो पाकिस्तान है, अगर आज टू फ्रंट वॉर हो जाता है, तो भारत और बलूचिस्तान के जो बॉर्डर में बलोच लिबरेशन आर्मी जो कर रही है, उनके साथ अगर वॉर स्टार्ट हो जाता है आज की डेट में, तो पाकिस्तान की फोर्सेस इनएडिक्वेट है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में क्या है, जो बलूचिस्तान है, आपको भी मालूम है 44% उसकी जो लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान का है। जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसका जो नेचुरल बॉर्डर है इट इज़ लाइक 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और खैबर पख्तूनख्वा का मेरे हिसाब से 1,90,000 के तकरीबन होना चाहिए। नहीं 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का बॉर्डर होना चाहिए। इन दोनों जगह पे 1,40,000 सोल्जर्स रख के रखे पाकिस्तान और जो कश्मीर के साइड है जिसमें बॉर्डर भारत के साथ है, वहाँ पे कुछ 42,000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। उसमें पाकिस्तान ने 4,20,000 फोर्सेस रखे थे। तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि अगर बलूचिस्तान में अगर प्रॉब्लम बढ़ता है, तो यहाँ से थोड़ी-सी फोर्सेस उधर भेजनी पड़ेगी। तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हर जगह में प्रॉब्लम चालू हो गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा भारत की तरफ से। तब उनको मैनेजमेंट करना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये एक नया खबर है। एक तरह से पाकिस्तान के जो इंटरनल जो एनालिस्ट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उन्होंने एनालिसिस किया है। भारत का एनालिसिस नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं टर्की में। देखिए टर्की में क्या हुआ है, वहाँ पे एक टर्की में इस्तांबुल के मेयर हैं, इनका नाम है इकरम, जो वहाँ की ऑपोज़िशन पार्टी से वो अभी अ, मेयर बने हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है और वो अभी जो होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके लिए उन्होंने नॉमिनेशन भी भरा। तो एर्दोगान चाहता है कि वो 2032 तक वो ही राष्ट्रपति रहे और इसके लिए वो किसी भी अपने ओपोनेंट को आने नहीं देता है। तो इसके लिए उसने उस रिप्रेजेंटेटिव विक्रम को नज़रबंद कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया, जिसके कारण टर्की में वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट हो गया। अब एर्दोगन मान रहा नहीं है, एर्दोगन चाहता है कि इसको प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाए, इसको एक्सट्रीम टेररिज्म का नाम दे और एक तरह से फिर बाद में फौज को बुला के इसको क्रश किया जाए। आपको याद होगा 2016-17 में भी इसके खिलाफ फौज ने बगावत की थी और एक तरह से ये एक डिक्टेटर है। आपको ये भी मालूम होगा कि ये कर्दिश जो रेबेल्स हैं, जो टर्की में हैं, इन इसने क्या किया वहाँ पे जो कुर्दिश रेबेल्स को ये एक तरह से आयरन फिस्ट से दबाता रहता है। और ये भी बात हो रही है कि जो उइघुर मुस्लिम चाइना से भाग के अ, टर्की में शरण लिया था, उनको भी उठा के इसने चाइना को वापस दे दिया। तो कहीं न कहीं इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं और इसके कारण इकोनॉमी में बहुत बड़ा मतलब आप देखिए इकोनॉमी टर्की की बहुत बड़ा सेटबैक आया है उनकी इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशन बताया जाता है इट्स अराउंड 62%। उनकी स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। लीरा की वैल्यू बहुत हद तक कम हो चुकी है।
2008-9 में एक टर्किश लीरा वाज इक्वल टू 11 टू 12 रुपीस और आज के दिन में 1 टर्किश लीरा इज इक्वल टू 2.3 रुपीस। और एक टाइम पे ऐसा भी आएगा अगर ये थोड़े दिन और रहा 3-4 महीने तो रेशियो रिवर्स भी हो सकता है। टर्की की हालत इतनी खराब हो चुकी है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक चेंज आए और वो लोग एक तरह से एर्दोगान को हटाना चाहते हैं। तो अब ये देखिए कि भारत को वहाँ पे कर्दिश रिबल्स जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एर्दोगान हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का लाभ हमेशा लाता रहता है। तो वी आल्सो नीड टू गिव दिस पर्सन विद हमें भी कर्दिश इश्यू को उठाना ज़रूरी है टर्की के खिलाफ। और आपको मालूम है यहाँ पे भारत में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, जो टर्की में इनकी लेडी एर्दोगान से मिलके भी आए थे और उनकी बीवी को सेफ भी नहीं लगता। तो कहीं न कहीं भारत के अंदर जो रेडिकलिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये टर्की दे रहा है। तो इसके लिए मैंने बोला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाजायज़ बाप है। और आपको मालूम है कि इसने जो टर्की में जब से पुराना उधर जो चर्च था, हागिया सोफिया, जो एक कल्चरल म्यूज़ियम था, उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी तो इसकी सेक्युलरिज़्म क्रेडेंशियल्स है और ये हमें सेक्युलरिज़्म और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर ये हमें लेक्चर देता रहता है। तो टर्की का ये जो खलीफा बनना चाहता है एर्दोगान, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है और भारत को एक तरह से इसमें सबसे बड़ा अगर बोलते हैं सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को, तो ये टर्की है। कतर पहले दे रहा था पर मेरे हिसाब से कतर अभी साइड में हट गया है। अब ये टर्की दे रहा है। टर्की इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है और पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कान है टर्की का, उसका असेंबली लाइन वो पाकिस्तान में बैठा रहा है और पाकिस्तान के 200 टेक्नीशियन अभी उधर टर्की में काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं इसके साथ। उमेश जी, आपने बोला कि हमें कर्डिश जो रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि तुर्की हमारे यहाँ पर कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। सर, बलूचिस्तान के साथ तो हम खड़े नहीं। आपको लगता है कि हम 4000 किलोमीटर दूर जाकर कर्दिश वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? सर, पुरुषोत्तम राम है हमारे पास यहाँ पर, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हमने हिंदुओं के जो कुछ जेनोसाइड बांग्लादेश में हो रहा है, हमने उसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाई। आपको लगता है कि हम कर्दिश वालों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? कौन सी बच्चों वाली बातें करते हैं? सर कुछ दिन पहले आपने ही प्रोग्राम बनाया था सीरिया में अलवाइज को के लिए, जब उन्होंने भारत से गुहार लगाई थी। तो सर देखिए, करना चाहिए ये कर्दिश लोगों का इश्यू जो है, हमें उठाना चाहिए हमारे चैनल के थ्रू। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, लोगों को मालूम करवा सकता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर टर्की वाले अगर कश्मीर में बात करें, तो आप कर्दिस्तान की बात करिए, आप कुर्दिस्तान इंडिपेंडेंस की बात करिए। जैसे पाकिस्तान में हम चिल्ला-चिल्ला के बलूचिस्तान का बहुत सालों से बोल रहे हैं और अभी चालू हुआ है। तो कुर्दिस्तान की भी आप कुर्दिस्तान का जो आग है उसको भी हवा देना चाहिए, उसको भी बढ़ाना चाहिए। सर, हम जब तक हम बात नहीं करेंगे, कौन करेगा? मेरा यही मानना है। बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को और एक चैलेंज है कि तुर्की के अंदर भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वी कैन डू दैट, इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस आनी चाहिए। आई फुली स्टैंड विद यू कि यस वी शुड डू इट, बट वी इंडिविजुअली हम शुरुआत कर सकते हैं, काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा एंड दैट इज समथिंग वेयर। सर टर्की की नाजायज औलाद पाकिस्तान कल ही चालू हो जाएगा रंडी रोना रहने। अब आपके कमेंट्स पे आना कमेंट्स पे बात करने चालू कर देंगे। मुझे परवाह नहीं है उसकी। ये मेरे पीछे बहुत देर से पड़े हैं, मेरे फतवे निकाले हुए हैं, आईएसआई ने मुझे बैन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बट इनको हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक इनको कब्र में डालकर आग लगाकर, क्योंकि कब्र में से भी बाहर निकल सकते हैं, शैतान ऐसे होते हैं, इनको कब्र में डालकर आग लगाकर फूक कर जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है। चिंता मत कीजिए। बाकी यहाँ पर चाइना में जो कुछ हम इनके साथ करते हैं, वही वाह क्या फॉर्मूला है, मैं बता नहीं सकता हूँ। वही फॉर्मूला इनके साथ भारत में और इनकी कंट्रीज में भी करना पड़ेगा। इजराइल ऑलरेडी कर रहा है, गाजा में उन्होंने इनको खाली कर दिया, क्या फूका है इन्होंने, एक बार जवाब दिया, वो अभी तक इनके 50 नहीं 100 नहीं 10,000 गुना ज्यादा लोगों को खत्म कर चुका है। यही एक तरीका है इस कम्युनिटी के साथ डील करने का। और ये जो खलीफा बन रहे थे, अभी मियां खलीफा की तरह जगह जगह पर हलाला करवाते हुए दिखते हैं। अभी आ रहा है इनका
मोहम्मद यूनिस चाइना में हलाला करवाने के लिए। अब देखते हैं कि चाइना कितनी बार इसका हलाला करता है यहाँ पर। बाकी आपके लिए एक खुशखबरी है कि जिस दिन ये वहां पर चाइना में पहुंच रहा है उसी दिन मैं अभी पहुंच रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।